जय गणपति गुरु जी। जय गणपति। जय गणपति की गुरु जी। सभी को जय गणपति की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम हस्तरेखा की क्लास का डेमो देने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले गणपति वंदना के साथ इस कक्षा को आरंभ करेंगे। ओम प्रणम्य शिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं विस्मरे नित्यं धर्मकामार्थ सिद्धये। आईकास ज्योतिष कक्षा हेतु जो हस्तरेखा की आज हमारी डेमो क्लास हो रही है, उसी में पधारे हुए सभी हस्तरेखा प्रेमी ज्योतिषी और ज्योतिर्विद और ज्योतिर्विज्ञान के छात्र और कुछ ऐसे भी विद्वत हो सकते हैं जो पहले से ज्योतिष शास्त्र का जानते हो, उन सभी का इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस आईकास इस ज्योतिष कक्षा में हम स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है हस्तरेखा ज्योतिष। हस्तरेखा ज्योतिष का जो शास्त्रीय आधार है, हस्तरेखा कोई लोक मान्यता नहीं है। ये सामुद्रिक शास्त्र, बृहत संहिता, गरुड़ पुराण, नाड़ी ग्रंथों में हस्त, अंगुली, पर्वत, रेखाओं का स्पष्ट वर्णन इन शास्त्रों में मिलता है। शास्त्र ये कहते हैं कि यत हस्ते तत मस्तके, जो हमारे हाथ में है वो हमारी ललाट पे भी है। अर्थात जो कर्म और संस्कार मस्तिष्क में है उनका प्रतिबिंब हाथों में भी दिखाई देता है। हस्तरेखा का उद्देश्य आईकास के दृष्टिकोण से आईकास प्रणाली में हस्तरेखा का जो प्रयोग है वो केवल भविष्य बताने हेतु नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विश्लेषण, कर्म दिशा एवं परामर्श के लिए भी किया जाता है। हस्तरेखा हमें बताती है कि व्यक्ति की मानसिक संरचना कैसी है, उसकी कर्म क्षमता कैसी होगी, उसके जीवन की संभावनाएं क्या है और चेतावनियां क्या हो सकती हैं। जो प्रमुख रेखाएं हैं वो भी शास्त्रीय रूप से हमें बताती हैं, जैसे जीवन रेखा, यह आयु की नहीं, आयु के साथ साथ जीवन शक्ति, सहन शक्ति, संघर्ष क्षमता की भी रेखा है। मस्तिष्क रेखा यह बुद्धि, निर्णय शक्ति, विचार शैली को दर्शाती है। आईकास में फिजिकल एनालिसिस का मुख्य आधार माना गया है। हृदय रेखा भावनाएं, संबंध, करुणा, संतुलन, इस रेखा से व्यक्तित्व की भावनात्मक परिपक्वता जानी जाती है। कर्म भाग्य यह बताती है कि व्यक्ति भाग्य पर निर्भर है या पुरुषार्थ पर। आईकास सिद्धांत में यह सेल्फ मेड वॉच डेस्टी बेस्ट लाइफ का संकेत है। यह ग्रह, पर्वत, ज्योतिषीय संबंध, हस्तरेखा, इनका परस्पर कुंडली से कोई विरोध नहीं है, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। हम हस्तरेखा में गुरु पर्वत की बात करेंगे तो वहां पर बृहस्पति की बात करेंगे, गुरु ग्रह की बात करेंगे। शनि पर्वत की बात करेंगे तो शनि ग्रह की बात करेंगे। सूर्य पर्वत की बात करेंगे तो सूर्य ग्रह की आत्मबल की बात करेंगे। तो आईकास पद्धति में कुंडली से कारण, हस्तरेखा से परिणाम समझाया जाता है। रेखाओं का परिवर्तन सिद्धांत यह आईकास की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। रेखाएं स्थिर नहीं होती। विचार बदलने से, कर्म सुधारने से, साधना एवं अनुशासन से रेखाओं में परिवर्तन देखा गया है। इसलिए हस्तरेखा भाग्यवाद नहीं, कर्मवाद सिखाती है। आप सभी को आईकास एक अनुशासन में रखते हुए हस्तरेखा सिखाते हैं और सीखने की प्रेरणा देते हैं और लोगों को भी बताने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि हस्तरेखा का मतलब सीखने के बाद आईकास कहता है किसी को भय ना दिखाएं, किसी को मृत्यु काल ना बताएं, नकारात्मक भविष्यवाणी से बचें, समाधान एवं मार्गदर्शन दें। ज्योतिषी का उद्देश्य डराना नहीं, दिशा देना है। हस्तरेखा भविष्य नहीं लिखती, हस्तरेखा भविष्य समझाती है। जो विद्यार्थी इसे शास्त्र, संयम, सेवा भावना से सीखते हैं वही अच्छे हस्तरेखा ज्योतिषी बनता है।
इसी भावना के साथ आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। जय गणपति की। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच हस्तरेखा जो पढ़ाने के लिए फैकल्टी हैं और आज आईकास के ट्रेजरर भी हैं, ज्योतिष विशारद, हस्तरेखा विशारद, पिछले कई सालों से हस्तरेखा पढ़ा रही हैं, आरती शर्मा जी। आरती जी आए और हस्तरेखा के डेमो के लिए आप सभी को बताएं कि किस प्रकार से सरल तरीके से हम हस्तरेखा के माध्यम से अपने ज्योतिष को और कितना अच्छा बना सकते हैं। जय गणपति की। जय गणपति की सर। मैं आरती शर्मा, जैसे कि सभी लोग मुझसे अवगत हैं, फिर भी मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैंने आईकास ग्वालियर चैप्टर से ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद किया है, हस्तरेखा प्रवीण और हस्तरेखा विशारद किया हुआ है। मैं यहीं की भूतपूर्व छात्रा रही हूँ और यहीं मुझे पढ़ाने का एक अच्छा मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मैं अपने जो मैंने पद्धति सीखी है उस पर कार्य कर सकूँ। अब बात कर रहे हैं हम हस्तरेखा की, तो सबसे पहले हम ये चीज जानना चाहते हैं सभी लोग कि हस्तरेखा कहाँ से है, क्या है। हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक चीज समझना चाहें कि ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई एक पद्धति नहीं है। ये हमारे अंदर ऐसी कोई पद्धति नहीं है। हस्तरेखा हम सोचे कि भाई कोई पद्धति है, इसको हम पढ़ रहे हैं, ये पद्धति नहीं है। ये आपके खुद के लिए ही है, स्वयं के लिए। ये हमें किसी को बताने के लिए नहीं है। हस्तरेखा ज्यादातर लोग हम सीख जाएंगे तो मैम हम लोगों का हाथ देख सकेंगे, हम पामिस्ट्री बन सकते हैं। आप हस्तरेखा शास्त्री बनना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने अंदर कितने परिवर्तन लाएंगे उसके लिए मैं जरूर 1 मिनट आपसे लूंगी, फिर हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि हस्तरेखा जब हम देखना सीख जाते हैं तो हमें ये समझ आ जाता है कि जो हमारे पास बॉडी में सबसे ज्यादा चीज है वो है बीमारी। क्योंकि हमें हर जगह कोई ना कोई रोग है, और हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं वो हमारे हाथों से पता किए जा सकते हैं। जब हमें अपने हाथों से अपने रोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम उस पर कार्य करने लगते हैं। और उस पे कार्य करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारी मेथडें आ रही हैं, बहुत सारे वीडियो आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे और कोई ना भी देखे हो। हम पहले की भी अगर हम अपने पूर्व में जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि रोज सुबह बैठ के सबसे पहले उठ के अपनी हथेली देखिए, करागे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, करते प्रभाते दर्शनम। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि हम सबसे पहले सुबह उठते ही अपने हथेलियों के दर्शन करने पर भगवान का स्मरण करते हैं। यानी कि हम अपनी हथेलियों को देखते हैं कि इनके अंदर कितने चमत्कार हैं, और फिर इनको रगड़ते हैं। और रगड़ने के बाद हम उन्हें अपने नेत्रों पे लगाते हैं। ये प्रक्रिया हम बच्चों को भी सिखाते हैं और हमारे माता पिता ने हमें भी सिखाया। तो इसका जो होता है, हमारे जो सारे ग्रह हाथों में है, इनको हम गर्म करते हैं, इनको देखते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे हाथों में हमारे त्रिवेणी संगम भी है, गंगा यमुना सरस्वती। इसी तरह से हम इनको रगड़कर और इन हाथों को आंखों पे लगाते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं। तो इसका सिर्फ ये हमारा तेज बढ़ाता है, नेत्रों की रोशनी बढ़ाता है, क्योंकि हमारे हाथों में सूर्य चंद्र का प्रकाश है, हमारे हाथों में सारे नवग्रह हैं। तो हम इससे अपने बॉडी को ऊर्जा देते हैं, यानी कि प्रातः काल उठते ही हमें अपनी बॉडी में ऊर्जा एनर्जी मिलती है। इसके बाद हम सुबह स्नान वगैरह करते हैं। उसके बाद हमें दूसरा कार्य जो हमारे हमारे माता पिता या बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि मंदिर में जाइए, एक चालीसा, एक स्तोत्र, कुछ भी आप जरूर कीजिए, और इसको करने के साथ साथ ताली बजाइए। तो जो हम लोगों को बच्चों को कहते थे बेटा ताली बजाओ ताली बजाओ, तो वो जो ताली बजाने का भी एक अर्थ यही होता था कि हमारे हाथों में जो 9 पर्वत है, हमारे हाथों में जो सातों गिरह है और उनके पर्वत है, वो आसानी से दब सके। तो जो ताली बजाने का एक, हमारे यहाँ कहते हैं क्या ताली बजाए, और सब लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बैठे रहते हैं, उसका अर्थ भी यही होता है। हमारे सारे प्रेशर जो हमारे हमारे ग्रहों से होते हैं और उनको हम पुश करते हैं, और ये हमें तेज देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा जागृत करते हैं, और बॉडी के अंदर अनेक ऊर्जावान व्यक्ति बनता है। और उसके अंदर जो ग्रहों की कमी होती है, जिनसे उन्हें रोग होते हैं, और वो शांत हो जाते हैं। तो चलिए आज हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
कि हस्तरेखा शास्त्र का उदय कहाँ से हुआ है? आप सबका पहला प्रश्न यही होता है कि हस्तरेखा शास्त्र का उदय कहाँ से हुआ है? आवाज आ रही है ना मेरी? सर आवाज आ रही है? हेलो आ रही सर आवाज आ आ रही रही है? जी। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, हस्तरेखा शास्त्र का उदय कहाँ से हुआ? तो सामुद्रिक शास्त्र की अंग विद्या, आपने सुना होगा, कोई ललाट पढ़ लेता था, कोई पैरों के पंजे पढ़ता था, तो कोई कहते थे कि आपके हाथों में कैसे है, बाजू के लंबे हैं, ऐसी भाग्यशाली होती है। किसी के कहते हैं लंबे जो फेस होते थे वो भाग्यशाली होती है। फेस रीडिंग भी करते हैं और हाथ पैरों से भी रीडिंग करते हैं। ये सब हमें जो अंग विद्या का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो हमारे मानव शरीर के अंगों का, आकृति का, हथेली का, ये जो अध्ययन जो हमें प्राप्त हुआ है, वो सामुद्रिक शास्त्र से है। सामुद्रिक शास्त्र के बारे में अगर हम बोले, तो ये समुद्र नामक ऋषि जो है, इनके द्वारा प्रस्तावित हुआ। इन्होंने कई चीजों को देखा, लेकिन अगर हस्तरेखा शास्त्र की बात करें, तो ये इसका एक प्रमुख हिस्सा रहा। हस्तरेखा शास्त्र को क्यों रहा? क्योंकि हस्तरेखा हमारे पास फेस जो है ज्यादातर लोगों के ढके रहते थे, क्योंकि स्त्रियां ज्यादातर ढकती नहीं। पहले तो पुरुष प्रधान जो भले ही देश था, लेकिन पुरुष भी अपने को ज्यादातर कवर्ड करते थे, तो उनका सर का आकार कैसा है, उनके शरीर की रूप रंग इतनी जल्दी से पता नहीं चलती थी, क्योंकि पगड़ी बांधते थे, टोपी लगाते थे, अनेक अनेक प्रकार के उनके होते थे। और स्त्रियां भी अपना फेस कवर करती थी। तो सबसे पहले जो कार्य करते हुए व्यक्ति के दिखते हैं, वो होते हैं हाथ, हथेलियां। तो जो व्यक्ति की हथेलियां हैं, वो सबसे पहले दिखती है। अब हम इसको, कई बार हमें पता चलता है, कई लोग बोलते भी हैं कि ये एक ज्योतिष की शाखा है। हाँ है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के वेद के जो अंग है, उसमें इनको बताया गया है कि ज्योतिष वेद के छठा अंग है, और उसके अंदर ही वेदांगों में हस्तरेखा का, ज्योतिष का विस्तृत वर्णन है। अगर हम कई बार बात करेंगे, तो ये भी मानेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र की उत्पत्ति वेदों से हुई है। हम इसके बारे में कई ग्रंथों में पता कर सकते हैं। रावण संहिता में भी कई बार विवरण दिया हुआ है, और कई वेदों में हमें, जैसे कि रामायण है, इसका भी मैं उल्लेख अभी आगे बात करती हूँ। सामुद्रिक शास्त्र को बहुत प्राचीन वेदाओं में से एक माना गया है। जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो कुछ विशेष अध्ययन किया उन्होंने, और इसको उन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा पुण्यदायक है। क्या है पुण्यदायक? सबसे पहले प्रातः काल जो हथेलियों के दर्शन करता है, वो पुण्य देने वाला होता है। अब बोलते हैं कि हाथों में कैसे पुण्य मिलेगा, ये भी प्रश्न हो जाता है। तो पुण्यदायक इसलिए है कि जो हमारे हाथों में प्रमुख 3 रेखाएं जो होती है, यानी कि हमारी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये 3 रेखाएं हमें हमारे प्रारब्ध से प्राप्त होती है। प्रारब्ध से मतलब, प्रारब्ध से मतलब हमें जो पिछले जीवन से प्राप्त, क्योंकि ये गर्भ में हम तीसरे से 7वें महीने में जब हमारी हथेली बच्चे के हाथ बन जाते हैं, और उसी समय ये रेखाएं उसमें बन जाती है। तो जब किसी का भी बालक जन्म होता है, तो ये 3 रेखाएं बनी होती है। ऐसा शायद ही किसी का हो कि हथेली पर ये 3 रेखाएं ना। तो ये 3 रेखाएं जो है ना, पूर्व जन्म से आती है। जो पूर्व जन्म से आई है, यानी कि हमारे जो पुण्य है, जो हमारे प्रारब्ध है, वो साथ में लाएंगे। अब इसके साथ हम जब भी सुबह इनको देखते हैं, यानी कि हम अपने पुरुषार्थ को अपने प्रारब्ध को देखते हैं, तो उससे हमें पुरुषार्थ करने की शक्ति मिलती है। मतलब हमें समझ में आता है कि हम क्या लेकर आए हैं और हमको क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमें बताया गया है कि हमें हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, तो पूरे तीर्थों के समान फल प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे गंगा यमुना सरस्वती का संगम बताया गया है। इसको हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, इन 3 रेखाओं को। कई कई जगह आपको पता चलेगा मातृ रेखा, पितृ रेखा और आयु रेखा, जिसमें हम बोलते हैं माता के पुण्य, पिता के पुण्य और हमारे स्वयं के पुण्य। इन 3 रेखाओं का अर्थ ये भी बनता है। तो ये 3 रेखाओं से हमारी हथेली पे हमारा जो प्रारब्ध आया है, उसको हम इस तरह से रोज सुबह दर्शन करते हैं, और हमें गंगा यमुना सरस्वती के संगम का दर्शन करने का समान फल मिलता है। इसके साथ हमारा एक दूसरा प्रश्न आता है। क्या आता है कि क्या ज्योतिष हमें भूत भविष्य वर्तमान के बारे में आसानी से बता देगा? तो भाई, सबसे पहले तो कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, सटीक बताने के लिए आपकी वाणी शुद्धि भी होनी चाहिए।
आप अपनी वाणी से कितना मंत्र जाप, कितना आप पुण्य करते हैं, ये भी सत्यता होनी चाहिए। भले ही आपको विद्या आती है, चाहे आपको ज्योतिष आता हो, चाहे हस्तरेखा आता हो या और विधाएँ हैं, वो सब आपकी जब ही फलीभूत होती है जब आपकी वाणी में सत्यता है। आप असत्य नहीं बोलते, आप हर बात को प्रभु का नाम लेके बोलते। अब रहा सवाल हम हाथों से क्या देख सकते हैं, तो ये भी हमारे एक सूत्र होते हैं, जो हमारे जैसे ज्योतिष में होते हैं, हमारे पाराशरी सूत्र हैं, उसी प्रकार से हमारे हस्तरेखा में जो हाथ देखने की पद्धतियाँ होती हैं, इनमें सूत्र होते हैं, जिनको हम देखते हैं, कि हमारे जो सूत्रों को लगाने पर हम बता सकते हैं कि इस जातक को भविष्य में, वर्तमान में क्या मिल सकता है, यानी कि उसको कितने शुभ जो फल है वो आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। उसके साथ हम कई बार देखते हैं मणिबंध से लेके और हमारी उंगली तक, जो हमारी तर्जनी उंगली है यानी कि बीच की उंगली है और मध्यमा है, इन उंगलियों तक आप देखेंगे हम इस पूरे हाथों को, इनमें बहुत कुछ है और इनको पढ़ने के लिए हमें इस विद्या को जानना होता है। इसके साथ हम किसी का वर्तमान भी बता सकते हैं, हम किसी के भविष्य की गणना भी कर सकते हैं। इस पर एक उदाहरण है जो कि हमारे रामायण से लिया गया हुआ है कि जब हमारे नारद मुनि जी थे, वो मैना जो थी उनके पास आए थे। तो मैना आई थी उनके पास और उनको बुलाया था कि नारद जी आप आइए और हमारी पार्वती जी के लिए कुछ बताइए। तो उन्होंने हिमालय जी ने बुलवाया था उनको, तो पार्वती जी के बारे में उन्होंने बताया था, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असी देख। मतलब इसकी हाथों की रेखाओं में बताया कि एक जोगी मिलेगा जो जटिल होगा, अकाम होगा, एक नग्न अवस्था में रहने वाला होगा, अमंगल वेशधारी होगा। आप गणना कर सकते हैं कि ऐसा वेश किसका है। अस स्वामी, इसका वही स्वामी बनेगा। इसका मतलब था नारद मुनि जी ने पहले ही उनके हाथ देखकर भविष्यवाणी किया, मिले ही परिहस्त असी रे, मतलब इसकी रेखाओं को देख के मैंने बता दिया कि इसको ऐसा पति मिलेगा। तो उन्होंने इस तरह की भविष्यवाणी मैना जी को कर दी। इस तरह से उन्होंने हिमालय जी को बता दिया गया था कि आपकी पुत्री पार्वती जी को इस तरह का पति मिलेगा। आप जबरदस्ती कहीं पे भी मत ढूंढिए, क्योंकि इनको ऐसा ही, यानी कि वो शिव शंकर के बारे में गणना कर देते हैं और उन्हें शिव शंकर जी पार्वती जी को प्राप्त होते हैं। एक उदाहरण ऐसा भी है जो हमारे सीता जी के लिए भी उन्होंने बताया था। ये नारद मुनि जी जो थे वो हमारे सबसे अच्छे हस्तरेखा शास्त्री थे और इन्होंने हस्तरेखा पर काफी कुछ कइयों को बताया है, उनमें से उन्होंने सीता जी के लिए भी बताया था। तो जब सीता जी की माता जी ने भी पूछा था, जनक जी ने पूछा था, तब उनको भी उन्होंने कहा था कि पुष्प वाटिका में मिलेंगे, जो पहला पुरुष मिलेगा वही इनका पति होगा। तो इसी तरह से हमें कई भविष्यवाणियां इस तरह की हमें आगे जाके पता चलती हैं। कई आप वेदों में रावण संहिता उठाएंगे, उसमें बहुत तरह की चीजों की हमें पता चलेंगी कि इस तरह की भविष्यवाणियां हमें। अगर हम अपने लिए बात करें कि हम एक आम जन भविष्यवाणी में क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम व्यक्ति के रोग देख सकते हैं। हस्तरेखा से बहुत आसानी से हम व्यक्ति के रोगों को जान सकते हैं, क्योंकि रोग इंसान के जो होते हैं वो सबसे पहले हथेलियों से बोलते हैं, नाखूनों से बोलते हैं, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा जल्दी बोलते हैं नाखूनों से। तो जब भी आप देखेंगे किसी के नाखून पीले पड़ रहे हैं, किसी के नाखूनों पे धब्बे आ रहे हैं, नाखून चपटे हो रहे हैं, जल्दी टूट रहे हैं, धस रहे हैं, बहुत सारे सारे सिम्टम्स होते हैं। तो वो सब चीजें जो होती हैं वो नाखूनों से सबसे पहले पता चलता है। फिर हमारे हथेलियां, जो हमारी हथेलियों में पर्वत है वो धसे हुए हैं, उभरे हैं, ज्यादा ही उभरे हैं। कई बार ऐसा है कि अति से ज्यादा है तो उस रोग को और बढ़ा देगा। कई बार ऐसा है कि बिल्कुल सपाट है ही नहीं पर्वत, तो वो उस रोग, संबंधित रोग देगा। तो उसको हमें बढ़ाना है, उसके प्रभाव को कम करना है, ये हमें हस्तरेखा शास्त्र को जानकर ही पता चलेगा। इसके बाद हमारा एक और प्रश्न आता है कि जो हस्तरेखा शास्त्र है उसे जीवन में हम क्यों उपयोगी, हमारे जीवन में क्यों उपयोग आ सकता है। तो भाई सबसे पहले हम एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें एक दूसरे व्यक्ति से मिलना होता है और मिलने के लिए हमें पता कैसे चले कि ये व्यक्ति व्यवहारिक है कि नहीं।
तो अपनी खुद की, दूसरों की मूल चरित्र को, उसकी योग्यताओं को, उसके व्यवहार को समझने के लिए हमको सबसे पहले हस्तरेखा को जानना ज़रूरी है। क्योंकि एक आम जो व्यक्ति होते हैं वो व्यावहारिकता में हमसे जुड़ते हैं, हम पड़ोसी भी होते हैं, हम व्यापार में भी रहते हैं तो हमारे मित्र पार्टनर होते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर भी होते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज में बच्चों के साथ भी पार्टनर। तो हमें लगता है कि बच्चों की कैसे व्यक्तियों से मित्रता कराएँ? तो कम से कम व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे बच्चे को सुधारे, ना कि बिगाड़े। हमें ऐसा पता होना चाहिए कि ये इसके साथ आगे जाएगा या इसको कहीं और धकेल ले जाएगा। तो उसका व्यवहार कैसा है, क्रोधी है या बहुत ज़्यादा चंचलता वाला है या जैसा भी है, अपने-अपने स्वभाव हैं सबके, जो उसकी परवरिश, उसके संस्कारों पे डिपेंड करता है। लेकिन हम आप हथेली के द्वारा एक पेरेंट्स होने के नाते, एक समाज के व्यक्ति होने के नाते हम समझ सकते हैं कि सामने वाले से मित्रता रखनी है, नहीं रखनी है, तो हम उसको परख सकते हैं। यानी कि हम एक दूसरे व्यक्ति के हाथ को देखकर उसके मूल चरित्र को, उसके चरित्र, उसकी योग्यता, उसके स्वभाव को काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो ये व्यवहार के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें जब हम एक व्यावहारिक पर्सन होते हैं, हम एक-दूसरे से व्यवहार के द्वारा जुड़ते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाले से हमको कैसा व्यवहार रखना है, यानी कि लिमिट का रखना है या थोड़ा घनिष्ठता हो सकती है, क्योंकि ये अपने टाइप का ही व्यक्ति है। तो ये सब चीज़ें हमें हस्तरेखा से पता चल जाती है। अब इसका दूसरा एक और पॉइंट है कि हमको हस्तरेखा जो है वो क्यों उपयोगी है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे आजीविका में कई बार हम जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं, ये व्यापार नहीं चल रहा है या हमारा पुश्तैनी व्यापार है वो नहीं चल रहा है, तो हम दूसरा व्यापार करें तो क्या करें? या हम जॉब करें तो किस टाइप की जॉब करें? क्योंकि व्यक्तियों के साथ अधिकतर ऐसा हो भी जाता है कि वो चुनते हैं और वो गलत चुन जाते हैं कि मुझे ये व्यापार करना चाहिए था और वो उनको व्यापार करना ही नहीं था, उनको नौकरी कर। तो हम हस्तरेखा के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि किसी जातक को नौकरी करनी है, व्यापार करना है और आपको पता होना चाहिए कि हमारे हाथों में व्यापार रेखा भी होती है, हमारे हाथों में स्वास्थ्य रेखा भी होती है। तो ये रेखाएँ हमें आसानी से एक उदाहरण है, मैं गर्मियों में मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी और मेरे साथ एक लेडीज़ रोज़ जाती थी और उनको अचानक पता चला कि आप पामोस्ट्री करती हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले ठीक है, मेरा हाथ देखिए। तो मैंने उनका हाथ देखा और वो मुझसे बोलती हैं कि आप बताइए मेरे बारे में सिर्फ़ 2 बातें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपके 2 बच्चे हैं, 1 लड़का, 1 लड़की और दूसरी बात बता देती हूँ कि आप बहुत अच्छा व्यापार करती हैं। उनके पास थोक का, यूनिफ़ॉर्म का काम था, जो कम से कम 10 से 15 स्कूलों में भेजती थी और बड़े स्तर का व्यापार था और एक आम लेडी की तरह चलती थी, उनके हस्बैंड बाहर रहते थे, तो कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये इतने बड़े व्यापारी होंगी और मैंने उनको बस जस्ट बोला कि आपका बहुत अच्छा कोई एक बड़ा व्यापार है। तो वो बोलती है कि सच में आपका मतलब जो भी आपने 2 चीज़ बताई, वो बहुत अच्छी बताई। तो सिर्फ़ ये है कि हम आसानी से पता कर सकते हैं कि व्यक्ति व्यापारी है या कोई सर्विस वाला। इसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है कि जब हमारे बच्चे एडोलेसेंट यानी कि किशोर अवस्था में होते हैं, तो वो किस शिक्षा में जाएँ? क्योंकि बच्चों का जो आज 10 के बाद सब्जेक्ट चुनना, नीट करना है या उसको जी में जाना है या उसको आईटी में जाना है या कॉमर्स लेना है या सिंपल उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, किस तरफ जा सकता है? हम ये जिस तरह ज्योतिष से पता कर सकते हैं, उस तरह से हम हस्तरेखा से भी पता कर सकते हैं कि जातक किस तरफ से जा सकता है क्योंकि कुछ चीज़ों की पहचान हमें हस्तरेखा से आसानी से हो जाती है क्योंकि उसके हाथों की प्रधानता हमें बता देती है कि वो व्यक्ति किस तरह का है और किस ओर जा सकता है। उसका व्यक्ति का चंद्र प्रधान हाथ है, शुक्र प्रधान हाथ है, सूर्य प्रधान हाथ है, हाथों का रंग देखा जाता है, हाथों के जो आकार हैं वो देखे जाते हैं, हमारे जो 7 प्रकार के हाथ हैं हम उनको देखते हैं। हम उसके साथ उनके कलर देखते हैं, उनके हाथों के अंदर कठोरता, सॉफ्टनेस ये भी देख हम पढ़ेंगे हालाँकि इसके बारे में बहुत कुछ क्योंकि हम इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बता सकते। लेकिन हम इन सब चीज़ों से ये समझ सकते हैं, एक हाथ को देखने में हमें बहुत सारे पॉइंट लेने होते हैं और इन पॉइंटों के साथ हम किसी बच्चे को बता सकते हैं कि भई किस तरफ आपको शिक्षा का चुनाव करना है। और इस परामर्श से उसे आसानी हो जाती है कि वो किस साइड में जाए, किस फ़ील्ड में जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है व्यक्तियों का, वो है हमारे आने वाले रोग।
क्योंकि हर व्यक्ति एक एज पार करने के बाद उसे कुछ ना कुछ रोग हो जाता है। ऐसा तो हम ये नहीं कहते कि कोई भी निरोगी रह जाता है, ऐसा शायद ही कोई होगा। अगर होंगे तो हजार लाखों में से कोई एक होंगे जो निरोगी होगा, वरना रोग तो सबके पास है। कुछ नहीं तो एक डायबिटीज होगा, एक बीपी होगा, हार्ट पेशेंट। मैं कहती हूँ 10 में से एक व्यक्ति हार्ट पेशेंट है। जो आम बीमारी है वो हम इससे आसानी से देख सकते हैं। भविष्य में होने वाली बीमारियां भी हम आसानी से देख सकते हैं, और हम लोगों को चेतावनी दे सकते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको बीपी के साथ हार्ट डिजीज हो सकती है। आप अपने हार्ट पर बहुत गौर कीजिएगा, खान पान को नियमित रखिएगा, दिनचर्या नियमित रखिएगा। आप इस तरह की चेतावनी किसी को नहीं। डायबिटीज वाले पेशेंट के बारे में पता कर सकते हैं। आप मानसिक रोग बहुत अच्छे से देख, बहुत ही अच्छे से। हृदय रोग और मानसिक रोग के लिए बहुत सटीक चीजें दिख जाती हैं इसमें आसानी से, और व्यक्ति बता सकते हैं कि आपको अवसाद हो रहा है, डिप्रेशन, या आपको मानसिक रोग के किस से लक्षण आ सकते हैं। ब्रेन हेमरेज जैसी जो आज ठंड से हो रहा है हालांकि, लेकिन वो आपको होगा या नहीं होगा ये भी हम इसमें देख सकते हैं। हाथ के में देखने पर हमें रेखाओं से, पर्वत से ये समझ में आ जाता है कि भावी जीवन में हमको किस प्रकार का रोग हो सकता है। तो रोग की आसानी से पहचान, और उसके लिए हम पहले से उपचार या रोकथाम करके चलते हैं, तो उसके प्रयास के द्वारा हमें वो रोग में उतनी ज्यादा हानि नहीं होती जितनी होनी चाहिए या हो सकती है। इसके बाद हमारा एक और पॉइंट है कि हस्तरेखा शास्त्र को जीवन में क्यों उपयोग में लाए। तो हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। क्योंकि हम लोग सबसे पहले फिजिकली तो सब लोग दिख जाते हैं कि भैया इनका हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, इनका चोट लग गई है, इनका ऐसा है वैसा है। क्योंकि एक मानसिक रोग जो है वो किसी का नहीं पता चलता। तो उसके लिए हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि मनोचिकित्सा वाले जो होते हैं ना, वो मन की बात पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है। हस्तरेखा शास्त्र के द्वारा ही हम बहुत सारे लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। हम जब भी बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की, हम जब भी बात करेंगे चंद्रमा की, जब हम हाथ देखेंगे, जब हम अपना क्लासेस लेंगे, जब हम आपको बताएंगे कि आप कितनी आसानी से देख सकते हैं व्यक्ति डिप्रेशन में है, व्यक्ति बहुत ज्यादा इसका दिमाग जो है फटता है अंदर से, इसको बहुत जो वो आता है अंदर से, उसको मन में बहुत सारे विचार चलते हैं जो सारे घुल मिल जाते हैं। वो डिप्रेशन के साथ साथ उनके बहुत सारी जो मानसिक बीमारियां हैं उनका उभार उसके हाथों में दिखने लगता है। तो जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, चंद्र पर्वत है, हमारा जीवन रेखा है, इनका जो संबंध है, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि व्यक्ति कितना बड़ा मनोरोगी हो सकता है। और मनोचिकित्सक के पास बिना जाए हम इसका समस्या का हल कर सकते हैं, क्योंकि हम मन की बातों को समझने में हस्तरेखा से ज्यादा सबसे आसान कोई पद्धति ही नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और चीज है, 6वां पॉइंट है कि हम जो नौकरी व्यवसाय से तो मैं बात कर चुकी, हमारे पास एक और पॉइंट है जो है वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन के बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद हस्तरेखा से ज्यादा अच्छा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हस्तरेखा से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जिस पार्टनर को हम पसंद करते हैं, इससे हम लव मैरिज करना चाहते हैं, ये हमारा फ्रेंड है जो फ्यूचर में हमारा हस्बैंड बनेगा, क्या ये मेरे लायक है कि नहीं, इससे मेरी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी कि नहीं। तो हम आसानी से हस्तरेखा से समझ पाएंगे कि भाई हमारी मैरिड लाइफ से अगर दिक्कत आ सकती है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो सूर्य पर्वत है, हमारा जो सूर्य रेखा है, और भी हमारे कई जीवन में आने वाले बोर्ड होते हैं, उनको हम उस आसानी से सूर्य रेखा के द्वारा, अपने बुध रेखा के द्वारा, शुक्र प्रधान जो हाथ है तो शुक्र पर्वत के द्वारा, इस तरह के हम सारे पॉइंट देखकर अपने जीवन के वैवाहिक सुख में कितनी कमी है, कितनी हानि है, और कितने लाभ हैं, इनको आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि एक दो युगल जो है वो वैवाहिक जीवन में अच्छे जीवन की अच्छी कामनाओं के साथ जब विवाह बंधन में बनते हैं, तो उनको इस चीज का जिज्ञासा रहती है कि हमारा जीवन अच्छा हो, ना कि समझौते भरा जीवन हो। तो वो इस तरह के जीवन को आसानी से जी सके कि वो प्रेम पूर्वक सब कामनाओं से, इसके लिए उनको
हस्तरेखा अगर आती है तो वो देख सकते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा है, या किसी और का भी हम वैवाहिक जीवन देख सकते हैं कि कैसा। इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इन्हें क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि उनके जहाँ पर हमें क्षतियाँ दिख रही है, जिस पर्वत पे हमें परेशानी दिख रही है, तो हम उनको उनके उपाय बता सकते हैं और वो उस पर कार्य करते हैं, तो उनको आसानी से इस समस्या से निकलने की मिलती है शक्ति। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन आता है, तो वो हमारा क्वेश्चन है कि हस्तरेखा जो है वो ज्यादा अनुकूल पद्धति क्यों है, इसको क्यों मानते हैं? तो बहुत ही अनुकूल पद्धति है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो है बहुत सारी विधाओं से देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं ज्योतिष अंक बढ़िया है, ज्योतिष शास्त्र बढ़िया है, और मैं कहती हूँ सारे शास्त्र बढ़िया है, पढ़ने वाला होना चाहिए। कोई भी शास्त्र ले लीजिए, चाहे आप ज्योतिष कीजिए, चाहे अंक करिए, चाहे केपी करिए, चाहे नाड़ी कीजिए, या जो हस्तरेखा कीजिए, या हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं सब बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम कहें कि सबसे अनुकूल, अनुकूल शब्द मैंने लगाया है, अनुकूल मतलब जो कूल हो एकदम जल्दी से, फुर्ती से, तो वो हमारा जो है वो हस्तरेखा शास्त्र है। उस पर हमें विश्वास करने में सबसे पहले ये है कि हम किसी और चीज पे विश्वास करेंगे तो हमें, जैसे कि अंक शास्त्र को ले लीजिए या ज्योतिष शास्त्र को ले लीजिए, हम इस पर जब काम करेंगे तो हमको सबसे पहले एक चीज चाहिए होती है जिसका नाम है डेट ऑफ बर्थ। तो हमारे को जन्म तिथि पता होना चाहिए। अब पहले के लोग तो लिखते ही नहीं थे, और लिखते भी थे तो थोड़ा बहुत भूल भी जाते थे, क्योंकि पहले इतने कैलेंडर नहीं थे, इतनी सब सुविधाएं नहीं थी। फिर भी आज के जमाने में सभी जागरूक हैं, जन्म होते ही बच्चे का टीपना बनवा लेते हैं, मान सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में आप टाइम कैसे पता करते हैं? क्योंकि सर्जरी से हुए हैं, टाइम भी इधर उधर हो जाता है, वो बच्चा 2 घंटे बाद बाहर मिलता है, तो जब तक माता जी की सर्जरी हो रही है, ये हो रहा है, तो हमें एग्जैक्ट टाइम मिले ये जरूरी नहीं है, हमें एग्जैक्ट डेट हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये सब चीजों को पता करने के लिए हमें एक जन्म समय चाहिए होता है, एक जन्म दिनांक चाहिए होती है, उसकी आवश्यकता होती है। परंतु जो हथेली है वो हमारे शरीर का ही अंग है, ये हमारे शरीर से जुड़ा है, इसके लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हथेली के जो हमारे शरीर का एक भाग है, हथेलियां जो है, तो इसमें हम कोई संदेह नहीं कर सकते कि अरे नहीं डॉक्टरनी ने 1 घंटा बाद बताया था, हम 2 घंटे तक तो बाहर ही नहीं आए थे, उनने तो पहले ही टाइम बता दिया होगा तुमको। मतलब इन कंफ्यूजन में ही नहीं रहना है, क्योंकि हमारे पास हमारी खुद की हथेलियां हैं, या हमें जिसके देखना है उसकी हथेलियां हैं। तो ये इसलिए हमने इसको एक आसानी वाला पद्धति या अनुकूल पद्धति नाम दिया। अब इस पद्धति में हम बोले कि भविष्यवाणी करने में इस पद्धति में सबसे जल्दी जो विवेचना हो जाती है, और औरों की पद्धतियों में विवेचना होने में क्या समय लगता है। चलो हमें डेट टाइम प्लेस सब सही मिल भी गया, फिर हमको क्या करना होता है, कुंडली बनानी होती है, एक हम पे एक जन्म पत्री बनानी पड़ती है, और उसके साथ हमें अन्य वर्ग कुंडलियां, चंद्र कुंडलियां और सब बनानी पड़ती है। चलिए वो भी बन जाएंगी। उसके साथ साथ हमें दशा, अंतरदशा, गोचर का भी सहयोग लेना पड़ता है, तब जाके हम किसी के फलित को गणना गढ़ पाते हैं। तब हम किसी जातक को बता सकते हैं कि आपका भावी जीवन में कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन हस्तरेखा में ऐसा नहीं है। हमें कोई लेखा जोखा नहीं करना, हमें कोई मेथड यूज नहीं करनी, हमें कहीं पे कुछ भी कुंडली नहीं बनानी, हमें कोई भी हमें साधन की जरूरत नहीं है। हम एक बार में सामने वाले पर्सन की हथेलियां देखते हैं, और जो हम अपने ज्ञान से जानते हैं उसके द्वारा हम रेखाओं को, हाथ के पर्वतों को, हथेलियों को, इन सब को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हम आसानी से उसके जीवन का फलित कर देते हैं, और अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान बता देते हैं। इस तरह से हम, आप देखेंगे कि जीवन की अनेक अनेक जो समस्या है उसको हम आसानी से बता देते हैं। अब रहा सवाल हमारा, एक और प्रश्न आता है कि भाई दायां हाथ, बायां हाथ, दायां या बायां? नहीं, औरत का उल्टा देखते हैं, पुरुष का सीधा देखते हैं। स्त्री जो है वो उल्टा दिखाती है, क्योंकि वो पुरुष के पीछे रहती है, और पुरुष जो है वो आगे रहता है, इसीलिए उसका सीधा हाथ देखते हैं। ऐसा प्रश्न मेरे पास बहुत आता है, पता नहीं आपके पास आता है या नहीं, कि सीधा हाथ देखें या उल्टा हाथ देखें। तो मैं ऐसा बोलूंगी कि दोनों हाथ देखिए, क्योंकि दोनों हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं।
हम पुरानी मान्यताओं को यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कई जगह अगर हम पुरानी मान्यताओं को लेंगे तो मैं इस पे भी बहुत लंबी चर्चा कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम पुरानी मान्यताओं को ले रहे हैं तो पहले जो स्त्री थी उसका कोई पुरुषार्थ नहीं था। स्त्री अपने जो प्रारब्ध को लेकर आई है, यानी कि अपने भाग्य को लेकर आई है, जो अपने पति के साथ जुड़ी है, तो उसके द्वारा पहले पिता के साथ, तो पिता की इच्छा से चलती थी, तो अपनी मर्जी से वो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं दिखाती थी। फिर वो अपने पति की मर्जी से चलती थी तो भी, तो इसीलिए बोलते थे कि जब उसका पुरुषार्थ ही नहीं है तो उसका कोई सा भी हाथ देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुरुषार्थ उसका जो है वो परिवर्तित कर सकता है उसके जीवन में अनेक अनेक क्षणों को। लेकिन वो प्रारब्ध से जीती है। जो स्त्री है वो अपने प्रारब्ध में जो भी लाई है उससे जीती थी, और उससे जीती थी, जैसे कि मेरी मम्मी, दादी, नानी जो भी रही हैं, वो अपने पति के कहने पर चलती थी। तो वो अपने पुरुषार्थ से कोई काम नहीं करती। लेकिन आज की स्त्री बोलो, मेरे हस्बैंड बोले नहीं जाना लेकिन मुझे जाना है, नहीं मैं तो जा रही हूँ, आपको चलना है चलो, नहीं चलना है क्यों, ये जिद नहीं, ये उसका पुरुषार्थ। कोई कार्य को करना है, आपने उठा रहे और नहीं उठा रहे, मैं उठा के चल देती। क्यों? क्योंकि स्त्री आज जो है वो पुरुषार्थ से काम कर रही है। आज वो पुरुष की तरह कार्य कर रही है। आज वो अपने डिसीजन खुद ले रही है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों हाथ देखिए, पुरुष का भी, स्त्री का भी। अब दोनों हाथ क्यों देखे भैया? एक हाथ से डिसीजन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा जो एक हाथ है, यानी कि अनएक्टिव हाथ, जिससे हम काम नहीं करते, ये हमारा जो है वो प्रारब्ध है, जो हम पूर्व जन्म से लेकर आए। यानी कि इसमें जो भी रेखाएं हैं वो हमारी व्यवहारिकता है। हम जो व्यवहार में कर रहे हैं, अच्छा बुरा, हंसी मजाक का स्वभाव है हमारा, थोड़ा रूडली स्वभाव है हमारा, जैसा भी स्वभाव है वो हमारे पिछले जन्म से हमको मिला है। तो ये हमारा जो है वो प्रारब्ध है। अब बात करें कि हमारा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के लिए हमको एक्टिव हैंड देखना है, यानी कि सीधा हाथ देखना है। सीधा हाथ क्यों देखना है? क्योंकि इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा कार्य करता है, ये हमारा कर्मशील हाथ है। इससे हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। इच्छा शक्ति बलवान होनी चाहिए। तो हमारे साथ बढ़ता है जो हमारा अनएक्टिव हैंड है, जिससे हम कार्य नहीं करते, वो हमारा प्रारब्ध है, और जिससे हम कार्य करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ। तो हमें ये दोनों हाथ देखने होते हैं। इन दोनों के मिलाकर जो संयोग बनता है, जैसे कि एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि हमारा एक मस्तिष्क रेखा पे उदाहरण ले लीजिए, या हमारा हृदय रेखा पे ले लीजिए। तो चलो हृदय रेखा से अगर हम बात करें कि हमारा जो अनएक्टिव हैंड है, यानी कि उल्टा हाथ है, यानी कि हमारा बायां हाथ है, हम उसमें आप देखेंगे हमारी हृदय रेखा बहुत अच्छी है। हृदय रेखा अच्छी है मतलब हम हमारे अंदर जो एनर्जी है, पावर है, वो अच्छी है। हमारी जो शक्ति है वो अच्छी है, और हमारा वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। शारीरिक क्षमता अच्छी है। अब हम इससे हम आयु की गणना भी करें तो हमारी आयु भी अच्छी होगी। अब हम चले जाते हैं अपने दाएं हाथ पे, यानी कि हमारा सीधा हाथ। अब जब हम दाएं हाथ की बात कर रहे हैं, सीधा हाथ, एक्टिव हाथ की बात कर रहे हैं, ये हमारा कर्मशील हाथ है। अब इस पर हमने क्या करा कि रोज सुबह कचौड़ी समोसे नाश्ता करा, फिर मोमोज खा लिए, फिर हमने अनशन और भी जो आया वो खा लिया। उसके बाद हमें टाइम ही नहीं है, योगा कहाँ से करेंगे। अब उसके बाद हम ऑफिस वर्क में हैं तो सीट पे बैठ के बस घूमेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। रात को 10 बजे पहुंचेंगे, सो जाएंगे। तो हमारी दिनचर्या हमने इतनी खराब कर ली, इतनी खराब कर ली कि जो हम प्रारब्ध में लेकर आए थे, यानी कि बहुत अच्छी हृदय रेखा, बहुत सुंदर शरीर, बहुत अच्छा शरीर लेकर आए थे, उस वो हमारा खराब हुआ। अब उसके खराब होने से हमारा दूसरा पॉइंट मैंने बोला, वैवाहिक जीवन भी खराब हुआ। कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जब हम बॉडी में ताकत नहीं है या बॉडी एनर्जी फुल नहीं है, तो चलो घूमने जाना है, तो जब एनर्जी नहीं है तो घूमने कैसे जाएंगे? अगर चलो हमें ये चीज करने जानी है, चलो आज वहां वाटर पार्क चलते हैं या कहीं भी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए चलते हैं, तो व्यक्ति के अंदर जब एनर्जी नहीं है तो वो एंजॉय क्या करेगा? क्योंकि उसने अपने जो दिनचर्या है, जो उसकी दिन की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या, उसको सीमित कर लिया, उसको इस तरह से बिगाड़ लिया कि उसका हार्ट ने काम करना कम कर दिया। जो हृदय है वो काम पंपिंग नहीं कर रहा, काम कम कर रहा है,
तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी नहीं आ रही, ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं है, वो काम करने से उसका मन चिड़चिड़ा हो रहा है, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब, बच्चों से स्थितियां डिस्टर्ब, और फिर उसको बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। क्यों आ गया? घर वालों ने बहुत टेंशन दी थी। टेंशन घर वालों ने नहीं दी थी, उसने दिनचर्या खराब करी थी। उसकी दिनचर्या खराब होने की वजह से उसको ये सब, एक पॉइंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से उसने अनेकों पॉइंटों को खोल लिया जो कि नेगेटिव पॉइंट थे बॉडी के। अगर वो सुबह जल्दी उठता, अपनी दिनचर्या सीमित रखता, थोड़ा सा योगा करता, रात्रि को जल्दी भोजन करता और थोड़ा सा वॉक करके फिर सोता, तो हो सकता है उसको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि वो प्रारब्ध में लाया था ना अच्छी हृदय रेखा, उसकी तरह होता। तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारे उल्टे या सीधे हाथ की हम बात करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारा जो प्रारब्ध है वो हमारे पुरुषार्थ को बनाने के लिए है, या हमारा जो पुरुषार्थ है वो प्रारब्ध को और अच्छा करने के लिए है। अब हम बात करते हैं एक और, कि हस्तरेखा के जो भाग है उसको हम कैसे, हम जब हस्तरेखा सीखेंगे तो इस पर हम काम करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र में इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, कीरोनोमी और कीरोमेंसी। कीरोनॉमी और कीरोमेंसी में हम देखेंगे कि एक तो हो गया हमारा जो विभाजन हुआ, वो हो गया हमारे वैवाहिक जीवन पे। अब क्या हुआ, क्लास चली गई थी क्या मेरी? हेलो, हाँ बोलो बोलो। आवाज आ रही है? आ रही। सर क्लास चली गई यस थी क्या? यस मैम, अभी अभी बंद हो गई थी थोड़ा। नहीं, चलिए, 1 मिनट चलिए के कोई लिए, बात 1 सेकंड के लिए। चलिए। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। तो हम कीरोनॉमी और कीरोमेंसी पे एक छोटी सी बात करेंगे कि हम हाथों को दो विभाजन में डाल दें। तो हम बात करते हैं पर्वत, उंगली, हाथ का रूप, रंग, है ना? एक भाग में तो ये आ गए, और दूसरे में हमारे क्या आएंगी? रेखाएं। तो हम समान रूप से दोनों भागों में इनको देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रेखा बनी ही नहीं है, हमारे स्वास्थ्य रेखा नहीं है, हमारे भाग्य रेखा नहीं है, हमारी धन रेखा नहीं है, तो क्या जीवन में धन नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि पर्वत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमारे जीवन को हम पर्वतों को कैसे पढ़ेंगे, इनको कैसे जानेंगे, और इनके द्वारा हम हथेली की रेखाओं पे जो गणना करेंगे, हालांकि इसका नाम हस्तरेखा रखा गया है, लेकिन इसके साथ हम हस्तरेखा के साथ साथ हथेली की विवेचना जरूर करते हैं। तो हथेली का पूरा विवेचन हम बोलेंगे, लेकिन आज जो नाम दिया गया है हस्तरेखा शास्त्र, इस पर मेरा इतनी ही चर्चा है। तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया और मुझे इस तरह से सुना। लेकिन मैं आपको जरूर बोलूंगी कि एक बार आप हस्तरेखा जरूर सीखिए जीवन में, दूसरों के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए सीखिए, क्योंकि आपका खुद का व्यवहार, आपके खुद के शरीर के लिए, आपके खुद के नेचर के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। जय गणपति की। बाकी सर आगे कंटिन्यू कीजिए क्लास। जय गणपति सर की। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे कि आरती शर्मा जी ने आपको हस्तरेखा के मूल पॉइंट बताए कि आपके हस्तरेखा सीखने के फायदे क्या है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप आसानी से देख पाएंगे, मतलब हाथ हमेशा रहता है। दूसरा, बहुत सारे गणित आदि भी। और दूसरा, जब आप ज्योतिष कर रहे हो और ज्योतिष में कहीं भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप हस्तरेखा का सपोर्ट ले सकते हैं। स्पेशली जो ज्योतिष हस्तरेखा प्रवीण जो था, उसमें कुछ हमारे जो छात्र थे, उनमें से मुझे एक छात्र विशाल शर्मा जी दिख रहे हैं। तो मैं विशाल शर्मा जी से कहूंगा कि वो आए और अपना अनुभव बताएं कि पिछले हस्तरेखा ज्योतिष प्रवीण में आपको कैसा लगा। तो अपना परिचय देते हुए विशाल जी, आप जरा अपने बारे में बताएंगे। विशाल शर्मा जी। सर नमस्कार सर। मैं एक्चुअली वॉकिंग पे हूँ तो थोड़ा मेरा कैमरा ऑफ रहेगा। जी जी जी, मैं बिल्कुल बाकी बिल्कुल। सुन रहा हूँ सब कुछ। थोड़ा मेरा आप अपना अनुभव अनुभव बता सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी मेरा अनुभव तो बहुत ही शानदार रहा, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसा कि आरती जी ने पढ़ाया और हमने सीखा, मतलब नो डाउट हस्तरेखा के द्वारा हम जो है बहुत कुछ जान सकते हैं व्यक्ति के बारे में और समझ सकते हैं।
हाथों को देख के समझ सकते हैं, हाथों की लालिमा देख के समझ सकते हैं, रेखाएं देख के समझ सकते हैं। तो हस्तरेखा एक, जैसा कि आपने भी बताया कि अगर कुंडली वगैरह अगर देखी जाए तो कुंडली में हमको बहुत सारी चीजें चाहिए और समय लगता है, और हाथ जो है वो हम इमिडिएटली देख के व्यक्ति का तुरंत ही हम सब कुछ बता सकते हैं बड़ी ही आसानी से। हमारी मूल 3 रेखाएं होती हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। भाग्य रेखा भी होती है, बट 3 तो ये हमारे जन्म से ही आती है हमारी रेखाएं। तो इनसे ही हमको बहुत कुछ जीवन में मालूम पड़ जाता है क्या नहीं है, क्या नहीं है। आप विस्तृत में जब जाएंगे, इन चीजों को देखेंगे, तो ये 3 रेखाएं ही अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्ति के बारे में बताने के लिए काफी रहती है। का गैप क्या है, कैसा है, सब कुछ आप उनसे जान सकते हैं। बाकी जितना आप इसमें अध्ययन करते जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, निशान होते हैं, त्रिकोण होते हैं, वर्गाकार होते हैं, मछली के साइन होते हैं, तमाम चीजें वो आती हैं। कहाँ से रेखाएं किससे मिल रही हैं, किसके पर्वत से कहाँ जा रही हैं, उससे आप बहुत सारा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हस्तरेखा एक बहुत सी सही है, जैसा कि आरती जी ने बोला, अनुकूल है। आप इमीडिएटली आप किसी का भी हाथ देख के आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो नो डाउट आपको बाकी सारी विद्याएं सीखने में समय लगता है, लेकिन हस्तरेखा सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं और जल्दी ही सबको उनका समाधान आप बता सकते हैं। धन्यवाद विशाल जी, आपने हस्तरेखा प्रवीण किया और आगे हस्तरेखा विशारद भी आप करेंगे। हथेली में बहुत सारी हमारी जीवन की कहानी लिखी हुई है। बिन शब्दों के सब कुछ बखानी, जीवन भाग्य और कर्म की धारा रेखाओं में छिपा है हमारा जग सारा। जीवन रेखा बोले आयु का गीत, हृदय रेखा कहे प्रेम की प्रीत, मस्तिष्क रेखा कहे विचारों का पथ, कर्म रेखा दे भाग्य का अर्थ। न बदले ये केवल भाग्य विधान, कर्म से रेखाएं पाती पहचान। हस्तरेखा बस दर्पण है जीवन का, निर्णय मानव के अपने मन का। जो समझे रेखाओं की ये भाषा, उसके जीवन में जागे नई आशा। हाथों में है भविष्य का द्वार, कर्म करो तो रेखाएं हो साकार। इसी बीच हमारे बीच में हमारे पुराने सीनियर जो हमारे हस्तरेखा ज्योतिषी हैं, जो आरती जी के भी गुरु हैं, और श्री प्रेम बंधु शुक्ला जी, तो मैं आमंत्रित करूंगा प्रेम बंधु शुक्ला जी से कि आप आए और हमारे डेमो क्लास में आए हुए छात्रों को कुछ अपने 2 शब्द प्रेरित करें। और क्योंकि आपका भी मार्गदर्शन बीच बीच में छात्रों को मिलता रहेगा। आप ग्वालियर आईकास के प्रथम छात्र रहे हैं, ज्योतिष विशारद, हस्तरेखा विशारद, और हस्तरेखा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। तो प्रेम बंधु शुक्ला जी, मैं आपको आवाहित करता हूँ। जय गणपति। जय गणपति। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत लेट आया हूँ और मुझे आरती जी का उद्बोधन बहुत थोड़ा सा सुनने को मिला। खैर मैं बहुत कम समय में आपको जो बोल सकता हूँ वही बोलूँगा। देखिए, हर व्यक्ति को अपना वर्तमान और भविष्य जानने की बहुत इच्छा होती है और इसको बतलाने के कई तरीके हैं, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड है, हस्तरेखा है, बहुत सारी चीजें। मैं बाकी चीजों के बारे में नहीं बोलूंगा। हस्तरेखा दरअसल प्रारंभ होता है हाथ के आकार प्रकार से, उसकी उंगलियों से, उसके नखून से, उसके पर्वतों से, उनकी रेखाओं से। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज उसकी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। एक आश्चर्यजनक बात है कि देखिए, कुंडली कई लोगों की, हजारों लोगों की एक जैसी होती है। पूरे विश्व में अगर मिलान करेंगे, हजारों लोगों की एक जैसी होती है, लेकिन कुल विश्व की 850 करोड़ की आबादी है और वो पूरी 850 करोड़ की आबादी के हाथ के जो प्रिंट है वो अलग है। ये विधाता का ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है कि आज तक कोई समझ नहीं पाया। हालांकि उसमें केवल हाथ ही नहीं, उंगलियों के पोरों के ऊपर जो निशान होते हैं वो, हालांकि उसमें क्या है, पहले हस्तरेखा, फिर उसके बाद ग्लिफिक्स, उसको डर्मेटोग्लिफिक्स कहते हैं। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने का है। जिन लोगों को हस्तरेखा में और ज्यादा पढ़ने को मिले या उनकी रुचि होगी, वो उस लेवल पे जा सकते हैं। हस्तरेखा ऐसा विज्ञान है कि जिसके बारे में मनोवैज्ञानिक उसकी जो प्रवृत्ति है बहुत जल्दी आसानी से हम समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, थोड़ा सा उसमें कमी है कि जैसे वैदिक में दशा गोचर होती है, इसमें दशा गोचर नहीं होती। समय की गणना में थोड़ा सा एक ब्रॉड आइडिया लेके चलना पड़ेगा,
कि भाई लगभग फलाने साल के मतलब प्लस माइनस 1 ईयर ये आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप एक्यूरेट चाहेंगे तो वो वैदिक में ही है, इसमें नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद हस्तरेखा सरल है। आपको एक-एक चीज़ से मतलब यदि कोई जैसे प्रिडिक्शन है, वैदिक में एकदम से प्रिडिक्शन करना नहीं शुरू कर सकते, लेकिन जैसे ही आप हस्तरेखा पढ़ना चालू करेंगे, तो हमने बतलाया उँगली या हाथ का प्रकार। अब हाथ का प्रकार देखते से ही बतला देंगे इस आदमी की प्रकृति क्या है। फिर हमने कहा उँगली, उँगली देख के बतला देंगे इसकी मनोवृत्ति क्या है। फिर आगे चले नखून, नखून देख के बतला देंगे खास तौर पे विकारों के बारे में, रोग के बारे में। इतनी जल्दी बतला देंगे, तो इतनी जल्दी किसी भी पैथी में, कोई सी भी पैथी हो, चाहे वैदिक हो, वैदिक देखिए वैदिक बहुत गहराई वाली है, इतनी आसान नहीं है। वैदिक को बेस को जानना पड़ता है तब आगे चलते हैं। इस प्रकार से हस्तरेखा में बहुत जल्दी प्रिडिक्शन चालू हो जाता है। हाँ, उसमें धैर्य और प्रैक्टिकल ये निश्चित है, जितना प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप एक्यूरेट पाएँगे। बाकी मैं मानता हूँ कि सीखना चाहिए, दुनिया को हर ज्ञान सीखना चाहिए। कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य को हम वैदिक से तरीके से पढ़ें या दूसरे तरीके से, कर्म करने का सबसे बड़ा साधन हाथ है और हाथ को ही अगर हम पढ़ लेंगे, तो बाकी चीज़ों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कर्म से ही भाग्य बनता है। तो ये मेरा एक बहुत छोटा-सा ये संदेश है। बाकी आप लोग करिए, यदि हाँ, कोई क्वेश्चन हो आपका हस्तरेखा से संबंधित, वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका समाधान करने की कोशिश कर सकता हूँ। जय गणपति की। बहुत अच्छा हमारे सीनियर टीचर हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री प्रेमबंधु शुक्ला जी ने आपको बताया कि हस्तरेखा शास्त्र जिसे ईश्वर ने स्वयं मानव के हाथों में अंकित किया है। हाथ केवल कर्म करने का साधन नहीं है, हाथ कर्म, संस्कार, चेतना का लेखा जोखा नहीं। हथेली में बनी रेखाएं कोई जड़ रेखाएं नहीं है, वे हमारे पूर्व कर्मों की छाया और वर्तमान पुरुषार्थ की दिशा है। जीवन रेखा हमें यह नहीं बताती कि मृत्यु कब आएगी, बल्कि यह बताती है कि हम जीवन को किस ऊर्जा, किस संघर्ष और किस साहस से जिएंगे। हृदय रेखा प्रेम, करुणा, भावनाओं का दर्पण है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसकी रेखा में भी स्थिरता और गहराई देखने को मिल जाए। मस्तिष्क रेखा हमें बताएगी कि मन भटका हुआ है या केंद्रित है, विचार कमजोर है या विवेक युक्त है। और कर्म रेखा यह सबसे बड़ा संदेश देती है कि भाग्य बैठकर नहीं मिलता, भाग्य कर्म से निर्मित होता है। तो हस्तरेखा शास्त्र स्पष्ट है कि हस्तरेखा भविष्यवाणी नहीं, मार्गदर्शन है। रेखाएं चेतावनी देती हैं, निर्णय मनुष्य करता है। कोई साधक अपने आचरण को शुद्ध करे, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए, अपने कर्मों को धर्मयुक्त करे, वही हाथ, वही रेखाएं धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए हस्तरेखा को भय का विषय न बनाइए, इसे आत्म सुधार का दर्पण बनाइए। याद रखिए, हाथ में भविष्य नहीं लिखा, हाथ में भविष्य हाथ से लिखा जाता है। इसी भावना के साथ आपके जीवन में सद्बुद्धि, सत्कर्म, सदगति, ये सब चीजें हस्तरेखा में लिखी। आपने सबने एक गीत सुना होगा, हाथों की चंद लकीरों का यह खेल है सब तकदीरों का। तो हाथों की जो चंद लकीरें हैं यह खेल, लेकिन आज प्रश्न यह है कि क्या सचमुच हमारी पूरी तकदीर कुछ रेखाओं तक सीमित है? हाथों की लकीरें ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया नक्शा है, पर उस नक्शे पर चलना या नहीं चलना मनुष्य के हाथ में। हस्तरेखा यह नहीं कहती कि आप क्या भोगेंगी, हस्तरेखा यह बताती है कि आप क्या भोग सकते हैं। यदि हाथ की रेखा पतली है तो क्या साहस भी पतला हो जाना चाहिए? नहीं। यदि भाग्य रेखा टूटी है तो क्या पुरुषार्थ भी टूट जाना चाहिए? नहीं। शास्त्र कहते हैं रेखा कर्म से बनती है और कर्म से बदलती है। अपने विचारों को ऊंचा करता है जो व्यक्ति, अपने कर्मों को जो शुद्ध करता है, उसकी वही लकीरें धीरे धीरे गहरी होने लगती है। हस्तरेखा हमें जगाने आती है, ये संभावना है, अब निर्णय आपका है। इसलिए ये मत कहिए कि मेरी तकदीर ऐसी ही है, कहिए कि मैं अपनी तकदीर को अपने कर्मों से लिख रहा हूं।
हाथों की लकीरें तकदीर दिखाती है, लेकिन हाथों का परिश्रम तकदीर बदल देता है। इसी सत्य को समझकर हस्तरेखा ज्योतिष को भय का नहीं, आत्मविश्वास का, आत्मविकास का शास्त्र बनाइए। आपके जीवन में सद्विचार, सत्कर्म और उज्जवल भविष्य को लाइए। इसी कामना से आज की ये हस्तरेखा ज्योतिष क्लास का यह डेमो पूर्ण होता है। अब जो लोग आए हैं, हम चाहेंगे कि उन सबका परिचय हो जाए। जिन्होंने हस्तरेखा में प्रवेश ले लिया है वे भी, और जो नहीं ले पाए हैं वो भी, कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आप हस्तरेखा ज्योतिष में आए तो अपने बारे में बताएं। बिंदल साहब, संजय बिंदल जी। हाँ, नमस्ते सर। जय गणपति गुरुजी, जय गणपति आरती मैम। मैं तो पूरे टाइम मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा और बहुत ही अच्छा लगा। आपकी वाणी में ऐसा लगता है जैसे प्रभुत्व है। और मैं चाहता था करना, मैडम से भी बात हुई थी मेरी, पर फिर न्यूमरोलॉजी में ले लिया और प्रवीण 2 और इसके साथ एक साथ तीसरा कोर्स नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए प्रवीण 2 और वो ले लिया था। अब इसके करने के बाद फिर शायद अगले सेमेस्टर में करके लूंगा सर। थैंक यू सर, और देखिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपने जो बात कही उस बात के अंतर्गत मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं। ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, ये एक कोर्स है। इसके बाद आईकाश का दूसरा कोर्स है नाड़ी, नक्षत्रा, वास्तु और हस्तरेखा, ये दूसरा पैनल है। और तीसरा पैनल है कृष्ण मूर्ति और न्यूमरोलॉजी। अगर कोई तीनों में भी भाग लेना चाहता है तो वो तीनों में ले सकता है, क्योंकि हस्तरेखा की परीक्षा प्रथम शनिवार रविवार को होती है, जून में और दिसंबर में। ज्योतिष की परीक्षाएं द्वितीय शनिवार रविवार में होती हैं, जून और दिसंबर में। और न्यूमरोलॉजी और केपी की परीक्षाएं वो आईकाश जय गणपति ज्योतिष संस्थान जन कल्याण समिति के माध्यम से कराता है, तो उसकी परीक्षाओं का टाइम टेबल हम इनसे हट के रखते हैं। इसलिए तीनों परीक्षाओं में किसी प्रकार का क्रॉस नहीं है। दूसरी बात, हस्तरेखा की क्लास 1.5 घंटे की वीक में एक बार होती है, और न्यूमरोलॉजी केपी आदि की भी लगभग एक वीक में एक बार 1.5 घंटे की क्लास होती है। ज्योतिष की क्लासें हमारी 4 से 5 घंटे की होती है, जो कि वीकेंड में 2 दिन होती है और कभी कभी ज्यादा भी करनी पड़ती है, उसमें समय ज्यादा होता है। तो यदि आप 3 सब्जेक्टों में भी, तीनों में भी अगर अपना एनरोल करते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि तीनों में एनरोल करने के बाद आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, जो आरती शर्मा आपको बता सकती है, जिसमें आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आप एक साथ 2 कर रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट है, और 3 कर रहे हैं तो और ज्यादा डिस्काउंट है। लेकिन एक ही बार में हस्तरेखा, वास्तु, नाड़ी और नक्षत्रा में एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन न्यूमरोलॉजी केपी में जा सकते हैं। और इसीलिए अगर आपका मन है एक साथ करने का तो आप आरती जी से बाद में चर्चा कर लीजिएगा। दामिनी दुबे जी, मैं आपको कहूंगा कि आप आए और परिचय दें। दामिनी। जय गणपति गुरुजी। जय गणपति मैम। बहुत अच्छा आपने बताया हस्तरेखा के बारे में। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसे ज्वाइन करने के लिए, और बहुत सीखना चाहती हूँ बहुत कुछ आपसे। अभी तो मुझे कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। चलिए, आपका स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ इसमें पवार, आयुष पवार जी, आप थोड़ा सा आए, नाम परिचय दें। जय गणपति जी की गुरुजी, जय गणपति जी की मैम। अच्छा, बहुत अच्छा बोला मैम ने, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया पामिस्ट्री हस्तरेखा के बारे में। पर मैंने अभी ज्योतिष प्रवीण में एडमिशन लिया है, और अभी मेरा ऑफिस भी चलता है, तो इसलिए आगे देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। रूपाली जी, आप आए और अपना परिचय के साथ 2 वचन कहें। जय गणपति की गुरुजी, जय गणपति जी की सभी विद्यार्थियों को। आरती जी के इतना अच्छा बोली सर कि हम अपने सहपाठी का इतना अच्छा निखार देखकर हमको बहुत प्रसन्नता होती है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, और आप ऐसे ही चमकते रहें और हम सबको प्रकाश में लाते रहें हस्तरेखा के माध्यम से। और हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सबको पता ही होगा कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रातः कर दर्शनम।
इस मंत्र का उच्चारण भी आप रोज सुबह करेंगे तो काफी जीवन में परिवर्तन देखेंगे। बाकी कर्म योनि है तो कर्म हमें करना चाहिए। एक बात जरूर कहना चाहूंगी ज्योतिष विद्यार्थी होने के साथ साथ कि अगर आपने प्रवीण और विशारद कंप्लीट किया है, बहुत सुंदर बात है। जो प्रवीण 1 और 2 करिए, फिर उसके बाद विशारद कंप्लीट करिए। उसके बाद होता ये है सर, जैसे कि आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो कई लोग जैसे कुंडली दिखाते हैं और जो फिजिकली मिलते हैं तो हाथ पहले कर देते हैं कि मैम देखो जरा हाथ। तो कई बार आपको जैसे वो उनको ये नहीं पता कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से सारा निकाल देंगे। वो ये कहते हैं ठीक है कुंडली देख ली, फिर भी आप हाथ देख लीजिए। तो उस टूल के रूप में ये बड़ा आपको मतलब हेल्प करता है। हस्तरेखा जब आप करेंगे तो आपको और एक सहयोग मिलेगा उस विद्या को निखारने में। दूसरी बात एक प्रेम बंधु सर ने जो बताई एक बहुत अच्छी बात कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे करोड़ों लोग हैं, उसके बावजूद भी किसी में समानता नहीं है हाथों में। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब इतनी ज्यादा मात्रा में कोई चीज हो वो फिर भी भिन्न हो तो उसे जरूर हमें सीखना चाहिए। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय गणपति। धन्यवाद। तो आपकी साथ की है, आपने दोनों ने साथ साथ ज्योतिष किया है और आपको अच्छा लग रहा है कि आरती जी आज पढ़ा रही है। हमारे बीच अमित जी हैं। अमित जी आप अपना परिचय दे पाएंगे? आराधना जी आप? जय अमित जी गणपति बोलिए। की। गुरुजी सॉरी गुरुजी प्रणाम। मैं अमित शर्मा भोपाल से हूँ। मैंने ज्योतिष प्रवीण में एडमिशन लिया है और मेरी आरती मैडम से बात होती रहती है कि तो मैं उनसे मार्गदर्शन लेके जो हस्तरेखा में भी एडमिशन लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़ा समय का अभाव रहता है। जो गुरुजी मेरा टाइम जो है वो 8 बजे तक ऑफिस का रहता है, तो वो थोड़ा सा मेरे हमारी लिए क्लासेस लगभग जो वीक डे में होती है और 8 बजे के बाद ही होती है। 8 बजे और 8 बजे के बाद ही होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि वीक डे में जो क्लासेस करेंगे उसमें 7:30 से पहले कोई फ्री नहीं होता। तो लगभग हम 8 बजे से क्लास रखेंगे तो उसमें मेरे ख्याल से हो पाएगा। और हम उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं जिससे कि वो आसानी से किसी कारण बस छूट गई है तो वो मिल जाती है। इसके अलावा रिवीजन क्लास भी कराते हैं, अगर छूट गया तो रिवीजन क्लास भी करते हैं। छुट्टी वाले दिन जब हॉलीडेज होते हैं उस समय करते हैं। तो आप विचार बना लीजिए, आरती जी से संपर्क करिए। वेलकम। आराधना जी, मैं आपको आराधना जी आप शायद न्यूमरोलॉजी में? हाँ जी, हाँ जी। जी जय गणपति की। कैसी लगी आपको क्लास? बहुत अच्छी क्लास थी। और मेरी आरती जी से पहले भी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि मैं हस्तरेखा सिखाती हूँ। तो रियली बहुत अच्छी क्लास थी। और अभी मुझे जैसे मैंने अभी पहली बार देखा ये जो फोटो उन्होंने दिखाई थी जिसमें 4 पर्वत थे, मैं अभी अपने हाथ में देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में 3 ही पर्वत है। आई डोंट नो, मतलब मुझे अभी कुछ आता नहीं है, पर दोनों हाथ में ऐसा लग रहा है कि 3 ही जगह पे वो देखिए हमारे उठे हुए 7 हैं। ग्रह हैं, 7 पर्वत हमारे हाथ में हैं। जब आरती जी पढ़ाएंगी तो आपको बताएंगी कि आपके हाथ में 7 पर्वत हैं और आप देखना सीख जाएंगे। ओके, तो मतलब क्यूरियोसिटी बहुत है पर अभी पता नहीं, लेकिन मैं हाँ करूंगी जरूर। आप विचार कर लीजिए। अभी तो समय है, अभी चल रहा है, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। हम 26 जनवरी तक भी विचार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा पूरा डेमो सत्र है। इसके साथ साथ फिर 18 तारीख के बाद रनिंग क्लासेस आएंगी, उसमें भी आप अपना विचार मन बना लीजिए। देखिए कोई भी काम मन से करेंगे, रुचि सुख पचे। अगर हम रुचि से करेंगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर रुचि से नहीं कर पा रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो बन जाएगा कि हमने क्यों इतनी सारी चीजों में ले लिया। तो बिल्कुल आप फ्री माइंड से लीजिए। इस सेशन में नहीं होगा तो अगले में हो जाएगा, कोई बात नहीं। धन्यवाद। आपको अच्छी लगी क्लास, इसके लिए जय गणपति। पारुल चतुर्वेदी जी आप आए और बताएं कैसा लगा। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको, बाकी सबको भी जय गणपति। बहुत अच्छा लगा। और आप लोग को तो हमेशा सुन के अच्छा ही लगता है कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, हम कुछ सीख भी पाएंगे कि नहीं। आप सीख इतना जाएंगे, सब कुछ 100% सीख जाएंगे। शुरू में जिनको ऐसा लगता है नहीं कि हम सीख पाएंगे कि नहीं, वो जरूर सीख जाते हैं, आगे जाके टीचर बन जाते हैं। नहीं यार, हमारे मतलब हस्बैंड की बहुत इच्छा है, वो तो कहते हैं कि हम तुम्हें सब सिखाएंगे।
बिल्कुल। इसमें जितना आप थोड़ा भी है मन हम लगा के बस गुरुद्वारे को समय देते जाना, कराएंगे। हम सिखा देंगे। समय देंगे तो हाँ, सिखा तो देंगे। बस यही है कि अभी शुरुआत है, देखते हैं कितना सीख पाते हैं, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे और करते चले जाएंगे सारे कोर्स। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपका। ऋतु कुलश्रेष्ठ हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, वो बताएं अपने बारे में। ऋतु जी, ऋतु कुलश्रेष्ठ, आपका कैमरा भी ऑडियो नहीं हो पा रहा है। जब तक मैं शिवम जी से बात करता हूँ, शिवम चतुर्वेदी जी आप बताएं। जी, जय गणपति गुरु जी एवं सभी आदरणीय शिक्षकों को जय गणपति एवं प्रणाम। मैं मेरा मैडम से चर्चा हुआ था, मैं आईकास की वेबसाइट के थ्रू इस पे आया था आपके। आपने वास्तु में लिया हुआ है? मेनली मैं वास्तु के, जी जी, तो मैं दोनों वास्तु के उसमें एडमिशन लिया था। इसमें भी मेरी इच्छा तो थी, पर वो परीक्षा साथ में होने के कारण मैं इसको बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एक साथ मैडम से परीक्षा बात क्रैश हुई थी, करेगी, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है। तो वेलकम। अब एक साल भर बाद ही लगभग हाँ, हो वास्तु पाएगा के आई बाद थिंक, हम क्योंकि हस्तरेखा में दोनों। जा सकते हैं। हमारी ये नेक्स्ट डेमो क्लासेस नंबरोलॉजी और केपी में होने वाली है। यदि आपको उनमें इंटरेस्ट आए तो आगे आप सोच सकते हैं, अगर समय हो तो। ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि हम आप लोगों के सामने जितने भी कोर्स चल रहे हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, हम उनको कैसा सिखाएंगे, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जय गणपति। धन्यवाद शिवम जी। अगर ऋतु जी, जय अगर गणपति। आपका ऑडियो हो, वीडियो हो पा रहा है तो आप ऋतु जी आए, और उसके बाद हम सर्वे बंतु करते हैं। मुझे इसके बाद शायद कोई दिख नहीं रहा है, अगर कोई है तो उनसे हम, चलिए ऋतु जी का भी शायद वो नहीं हो पा रहा है ओपन, तो सर जी जी हाँ ऋतु जी बताएं जय गणपति कैसा लगा सर। और क्या विचार है। सर मैं अभी नेक्स्ट उसमें इसको परस्यू कर पाऊंगी, अभी मैं वास्तु और वो कर रही हूँ। और हस्तरेखा का तो ये है कि सर आप कहीं भी बैठ जाओ, 4 लोग आपके पास आ जाएंगे, तो इतना अच्छा ज्ञान है। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे आसपास 2-4 लोग रहें। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हस्तरेखा के माध्यम से हमारे गुरुजी, जब मैं बहुत छोटा था तब गुरुजी बताते थे कि हम जब ट्रेन में जा रहे थे तो हमें जगह नहीं मिल रही थी, और खड़े खड़े जा, पहले तो बहुत भीड़ होती थी ना, तो हाँ अचानक जी। खड़े खड़े उन्होंने किसी का हाथ देखा और कहने लगे अरे तेरे हाथ में तो बहुत अच्छी रेखा है। तो उन्होंने लगा कि आप हाथ देखते हो क्या। उन लोगों ने जगह बनाई और बिठा लिया, और धीरे धीरे बोले हम पूरे पसर के सीट पे बैठे आराम से, और लोग हमारे, तो आसपास। देखिए आपकी कला जो है वो आपको खुशबा देती है। चलिए हाँ जी। वेलकम। जिन लोगों का कोर्स वास्तुवादी चल रहा है उन वो आगे लेंगे, और जो इस सत्र में लेना चाहते हैं वो आरती जी से संपर्क करेंगे। इस बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो वो आरती जी आपको देंगी, सभी कोर्सेज का जो नियम है वो बता देंगी। तो आज की क्लास को यहाँ सर्वे बंद करते हैं। कल हमारी एक और डेमो क्लास होगी जिसके बारे में हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा सूचित कर देंगे। जय गणपति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति जी। जय गणपति सर। सभी को जय जय गणपति गणपति गुरु जी। जय गणपति। और जय हैप्पी गणपति। लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। आप सभी को भी। जय सबको भी गणपति गुरु जी। जय गणपति। जय गणपति जय मैडम गणपति हाथी। गुरु जी।